हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। तो चलिए हम देख लेते हैं, जैसे कि मैं आपको डेली बताता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में। देखिए, हमारा जो प्लेटफॉर्म है दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है, ज्यादातर खासकर एजुकेशन के क्षेत्र में। तो आप देखोगे कि हमारे इस प्लेटफॉर्म में मोर देन 40 डेली लाइव क्लासेस होता है। इसके बाद इसमें स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज करवाए जाते हैं। और इसमें आपने क्या पढ़ा थ्योरी में, तो इसमें लाइव टेस्ट और क्विज़ेस होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है। इसके साथ साथ देखो, ये हमारा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है। इसका ऐसे कुछ इंटरफेस खुल के आता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। मेरा नाम देवी सिंह है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री ऑप्शनल, पीटी के लिए पॉलिटी। और यह टेलीग्राम का लिंक है, इसके माध्यम से जुड़ जाएंगे, सारा नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे और एजुकेटर जुड़े हैं, जिनसे पढ़ के आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। इसी प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे कि करीब 15,000 से ज्यादा जो कोर्सेज है रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़े हैं, कुछ कोर्सेज अपकमिंग हैं जो कि आप देख सकते हो। साथ ही साथ हमारे पास एक प्लान है प्लस से संबंधित, जो कि आप आईएएस एस्पायरेंट है, मैं आपको बोलूंगा, ये सजेस्ट करूंगा कि 12 माह से 36 माह तक का प्लान अच्छा है। ये मेरा कोड है देवी वाईटी, आप इसको यूज करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। इसके माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हो। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड होंगी। इसके साथ साथ हमारा एक आइकॉनिक कप, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सबसे बेस्ट यही है और मैं आपको यही बोलूंगा। तो इसमें से ये कोड मेरा यूज करोगे, लाइव इसमें लाइव क्लासेस मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, पर्सनल आपको कोच, स्टडी प्लानर, ये सारी व्यवस्थाएं करवाई गई हैं। ऑप्शनल में सेम व्यवस्था है, ये कोड को यूज करोगे 10% डिस्काउंट प्राप्त करोगे। जैसे कि मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, कुछ हमारे जो बैच है 6 मंथ डेडिकेटेड, 1 साल डेडिकेटेड, और कुछ ये 6 मंथ डेडिकेटेड है। आप इन बैच को देख सकते हो और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। तो कुछ 4 जनवरी से यानी कल से स्टार्ट हो चुके हैं ये सारे बैच, ठीक है। इसके अंतर्गत आप देखिए, ये जैसे कि इसमें से ऑप्शनल यूपीएससी यानी पीटीआर मेंस के लिए और ऑप्शनल, तो एक कॉम्बो की ये व्यवस्था स्टार्ट करी गई है। इसमें से आपको जो काफी छूट मिलता है, जैसे कि यूपीएससी सीएससी में लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर कोर्सेज अनलिमिटेड, इसमें से वही सारी चीज आपको ऑप्शनल के अंतर्गत मिलता है। आइकॉनिक में आप ये देख रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। और प्लस तो ये यूपीएससी सीएस ऑप्शनल कॉम्बो है, इसको आप एक साथ परचेज कर सकते हो। और इसका कुछ रेट ऐसे है, जैसे कि 12 माह का रेट 88,750 था, वो मेरा वही कोड यूज करके आपको 70,100 कितना 103 रुपया मिलेगा। मेरा जो कोड है देवी वाईटी, इस कोड को यूज करना है, मैं आपको पर्सनली असिस्ट कर सकूंगा, ठीक है। तो जैसे कि आज हमें पढ़ना था, तो चलिए, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं और सारा सब कुछ देख लेते हैं, ठीक है। हेलो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें आज ऑपरेशन ट्विस्ट पढ़ना है ना। ऑपरेशन ट्विस्ट, ऑपरेशन ट्विस्ट, ऑपरेशन ट्विस्ट। देखो, ऑपरेशन ट्विस्ट में आपको ये बताऊं कि ऑपरेशन ट्विस्ट ये जो उपकरण है, ये अमेरिका की जो केंद्रीय बैंक है, फेडरल रिजर्व द्वारा इसका प्रयोग किया जाने वाला ये उपकरण है, ठीक है। उसके द्वारा प्रयोग किया गया, जैसे कि वहां फेडरल रिजर्व है, जैसे कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसी तरह वहां के बैंक को, केंद्रीय बैंक को फेडरल रिजर्व कहते हैं। लेकिन ये भारत में क्यों चर्चा में है, क्योंकि रिसेंटली हाल ही में आरबीआई ने इसका क्या किया, प्रयोग किया है। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका प्रयोग किया है। तो इस वजह से ये देखेंगे आप चर्चा में है। तो अब ये एक्चुअल में जो ऑपरेशन ट्विस्ट है क्या, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि ऑपरेशन ट्विस्ट है क्या और ये कैसे वर्क करता है। देखो, अगर आर्थिक परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन रिवर्स होती है, प्रतिकूल होती है, तो जब आर्थिक जो यानी आर्थिक परिस्थितियां अगर प्रतिकूल होंगी, हम लिखते भी चलते हैं ना। आर्थिक अगर परिस्थितियां, कंडीशन यानी इकोनॉमिक कंडीशन, परिस्थितियां प्रतिकूल यानी रिवर्स, है ना, प्रतिकूल होंगी, तो आप देखोगे कि अर्थव्यवस्था में जो तरलता है वो कम हो जाएगी। अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो जाएगी। कैसे कि अगर आर्थिक जो परिस्थितियां हैं वो रिवर्स होती हैं, प्रतिकूल होती हैं, वो हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, तो जो बैंकिंग व्यवस्था में क्या हो जाएगी, तरलता कम हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, कहाँ, बैंकिंग व्यवस्था में तरलता कम हो जाएगी। जब बैंकिंग व्यवस्था में तरलता कम हो जाएगी गाइस,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज है, ब्याज दर क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। तो ब्याज महंगा हो जाएगा, है ना? ब्याज महंगा हो जाएगा। और जब ब्याज महंगा हो जाएगा, तो आप देखोगे कि इसी दौरान सरकार को भी अगर पैसे की जरूरत पड़ती है, तो सरकार बिल और बॉन्ड अर्थात सरकारी प्रतिभूतियों को जारी करके वो पैसा प्राप्त करती है। अगर वो बैंकों से प्राप्त करती है जो पैसा सरकारी प्रतिभूतियों को क्या करके जारी करके, तो पैसे की पहले से कमी है, अर्थव्यवस्था की पहले से कमी है, तो इसको भी ब्याज दर क्या है? ज्यादा देनी पड़ेगी। इसको सरकार को भी यानी सरकार को भी सरकारी प्रतिभूतियों में ब्याज दर ज्यादा देनी पड़ेगी ना, जो ब्याज दर है वो ज्यादा इन्हें देनी पड़ेगी। किसको? बैंकों को ब्याज देंगे ना, है ना? देखो सरकार प्रतिभूतियां बैंकों को देगी, अब बैंक क्या देंगे? पैसा देंगे, तो बैंक इंटरेस्ट तो लेंगे ना, तो सरकार को जो इंटरेस्ट रेट है ज्यादा देना पड़ता है और इसका प्रभाव उपभोक्ता पर भी पड़ता है कि अब देखो पहले से भी पैसे की कमी थी और सरकार वैसे भी पैसा लेके चली गई, तो अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा? पैसे की और कमी देखी जाएगी और क्रंच देखा जाएगा, तो और ज्यादा ऋण हो जाएगा महंगा, तो उपभोक्ता पे डायरेक्टली असर देखने को मिलेगा। इन सारी चीजों को देखते हुए एक ऐसी स्थिति आएगी, मान लो जब आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, मान लो आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, तो यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉच एंड डॉग करती रहेगी कि आर्थिक परिस्थितियां जैसे ही प्रतिकूल होंगी, तो जो अर्थव्यवस्था में तरलता दोबारा से, ध्यान रखिएगा, तरलता दोबारा से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब तरलता दोबारा से बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियस ऋण फिर सस्ता हो जाएगा। ऋण क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। लेकिन बैंकों को आदत लग चुकी है, तो वो बैंक ऋण को सस्ता नहीं करेंगे, ब्याज दर को सस्ता नहीं करेंगे, तो करेगी क्या? अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रतिभूतियां उसने क्या करी थी कि उस समय प्रतिभूतियां बैंकों को जारी किया था, ठीक है? तो सरकार कहेगी अर्थात आरबीआई कहेगी कि भैया ये जो प्रतिभूतियां आपको हम ब्याज महंगा मतलब उच्च ब्याज दर सरकार दे रही है, तो ये प्रतिभूतियां हमें वापस दे दो। वही ये क्या कर लेगी? ये प्रतिभूतियों को बाई बैक कर लेगी, प्रतिभूतियों को बाई बैक कर लेगी। तो देखो जब प्रतिभूतियां वापस ले लेगी, तो अब सरकार को ब्याज तो दे ही रही थी, सरकार पैसा भी लौटा देगी, जो प्रतिभूतियों में पैसा उसे मिलना था, तो पैसा भी किसे लौटा देगी? बैंकों को। तो बैंकों के पास पहले से भी तरलता बढ़ गई है और तरलता आ जाएगी, तो ये क्या करेंगे? जो लोगों को सस्ते दर पर ब्याज जो इंटरेस्ट रेट है उपलब्ध करवाने लगेंगे, सस्ते दर पर पैसा उपलब्ध करवाने लगेंगे। अब उसी के बाद जैसे ये पुरानी प्रतिभूतियां हैं, ये वापस दे करके बैंकों को वो पैसा क्या कर देगी? बैंकों से वापस ले लेगी और बैंकों को पैसा दे देगी। अब दोबारा से अगर सरकार को पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो नई प्रतिभूतियां जारी कर देगी। क्या करेगी? नई प्रतिभूतियां जारी कर देगी। तो देखोगे इसके अंतर्गत नई प्रतिभूति मतलब पुरानी प्रतिभूतियों को बेचकर नई प्रतिभूतियों के माध्यम से सस्ती ब्याज दर पे पैसा उठा लेगी और यही इम्पैक्ट जाके डायरेक्टली जनता को भी अर्थात पब्लिक पर भी पड़ेगा। तो अब आप देखो कि जो परिस्थितियां अनुकूल हो गई थी, लेकिन फिर भी बैंक इसमें असर नहीं आने दे रहे थे, बैंक इसमें असर नहीं आने दे रहे थे। तो इसी चीज को मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इसको असर यानी प्रभावी बनाने के लिए ऑपरेशन ट्विस्ट किया गया। क्या किया गया? ऑपरेशन ट्विस्ट किया गया। ये इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, एक बार नहीं समझ आएगा, मैं हज़ार बार समझाऊँगा। मेरा कर्तव्य है ही पढ़ाना, ठीक है? तो अगर मैं अपना काम ईमानदारी से नहीं करूँ तो फिर क्या मतलब है? तो उम्मीद करता हूँ कि देखो यहाँ हो सकता है कि आप में से किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, तो ऑपरेशन ट्विस्ट दोबारा से सुन लो भैया, ऑपरेशन ट्विस्ट दोबारा से सुन लो। देखो क्या होता है, एक मैं इससे पहले बस 10 सेकंड की कहानी सुनाऊँगा। जैसे कि आपने एक बार हमेशा देखा होगा कि अगर पेट्रोल और डीज़ल बढ़ जाता है, तो जैसे पेट्रोल और डीजल बढ़ जाता है, तो जो टैक्सी वाले होते हैं ना या बस वाले होते हैं, ये हमेशा अपने किराया को रेंट को हाइक कर देते हैं। लेकिन पेट्रोल और डीजल मान लो घट गया, फिर भी उनका किराया मतलब ज्यादातर कंडीशन में वो क्या होता है? घटता नहीं है, ज्यादातर कंडीशन में घटता नहीं है। तो अब वैसे ही बैंकों को आदत लग जाती है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को बैंकों से जोड़ के देख लीजिएगा कि ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है। देखो
मान लो कि पेंडेमिक की कंडीशन आ गई है, ठीक है? तो इसके चलते आर्थिक जो परिस्थितियाँ हैं वो प्रतिकूल हो जाती हैं, अनुकूल नहीं होती हैं। जब आर्थिक परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाती है ना, तो बैंकिंग व्यवस्था में जो तरलता की कमी देखी जाती है। और जब बैंकिंग व्यवस्था में तरलता अर्थात मुद्रा का प्रवाह कम होगा, तो ये ब्याज महँगा देंगे। अगर जिसे लोन देंगे तो ये महँगी ब्याज दर चार्ज करेंगे। और इसी टाइम अगर सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो सरकार इनको प्रतिभूतियाँ जारी करके पैसे उठाती है बैंकों से या अन्य वित्तीय संस्थानों से। तो ये सरकार को भी महँगी ब्याज दर पे क्या करेंगे, प्रतिभूतियों को खरीदेंगे, सरकार की प्रतिभूतियों को। तो भैया सरकार पे भी ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है और उपभोक्ता पर भी ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। तो अब तो इन्हें आदत लग गई है। ये लोग आधार बना लेंगे इसी चीज़ को, भले ही आर्थिक परिस्थितियाँ अब अनुकूल हो जाएँ या सही हो जाएँ। तो मान लो कि जो आरबीआई है वो वॉच डॉग करती रहेगी कि कब आर्थिक परिस्थितियाँ क्या हो, सही हो, सारा सब कुछ ठीक हो। तो जैसे ही वॉच डॉग करती रहेगी, देखती रहेगी कि आर्थिक परिस्थितियाँ, इकोनॉमिक कंडीशन जैसे ही ठीक होंगी, तो वह क्या करेगी कि जिस पे ऊँची ब्याज दर पे देखो मैं अगर कहता हूँ कि सरकार जो ये प्रतिभूतियाँ हैं तो आरबीआई के बिहाफ़ पे, तो सारा काम आरबीआई के बिहाफ़ पे होगा सरकार का, डायरेक्टली बैंकों के साथ नहीं होता है। तो आरबीआई के बिहाफ़ पे, तो आरबीआई को लग रहा है कि सरकार से जो इसने प्रतिभूतियाँ खरीदी हैं, तो सरकार इसे मतलब मोटा पैसा दे रही है। वहाँ सरकार का डिफिसिट घाटा भी बढ़ रहा है और ऊँची ब्याज दर है, फिर भी ये लोग ब्याज कम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आदत लग गई है। तो सरकार कहेगी कि रुक जाओ हम एक काम करते हैं, तो सरकार मतलब सॉरी आरबीआई ऑपरेशन ट्विस्ट कर देगी। हमारी जो आरबीआई है वो ऑपरेशन ट्विस्ट कर देगी। इसके अंतर्गत वो प्रतिभूतियाँ जो महँगी ब्याज दर देनी पड़ती थी, तो उनको कह देगी कि एक काम करो ये ले लो अपना पैसा, हमें प्रतिभूतियाँ वापस दे दो, बाय बैक कर लेगी। अब उसे पैसे की तो ज़रूरत है, तो अब वह दोबारा से अब देखो जब ये प्रतिभूतियाँ वापस कर देगी, मतलब सरकार इन्हें मतलब वापस देखो प्रतिभूतियाँ ले लिया, है ना? अब पैसा वापस कर दिया, तो जब प्रतिभूतियाँ वापस ले लिया, तो पैसा आ जाएगा ना बैंकों के पास, तो तरलता बढ़ जाएगी। तो इनकी मजबूरी है तो ये उपभोक्ता को सस्ते ब्याज दर पे लोन उपलब्ध करवा देंगे। और जब ये उपभोक्ता को सस्ते ब्याज दर पे ऋण उपलब्ध करवा देंगे, तो यही तो चाह रही थी ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत। तो दोबारा से वो जो नई प्रतिभूतियाँ अगर सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आरबीआई के बिहाफ़ पे आरबीआई बोलेगा कि ये लो दोबारा से हमने प्रतिभूतियाँ जारी कर दी हैं और इस समय ये रेट तो उसका रेट भी कम हो जाएगा और ऑपरेशन ट्विस्ट का मतलब भी निकल आएगा। तो ये है ऑपरेशन ट्विस्ट, ये है ऑपरेशन ट्विस्ट। अब समझ आया ना? अब समझ आ गया होगा ऑपरेशन ट्विस्ट, ओके? चलो, अब इसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन या इसी को टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन कहते हैं। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ठीक है? ये भी अभी रिसेंट टर्मिनोलॉजी है। हालाँकि ये यूरोप में खूब यूज़ होती रही है। लॉन्ग टर्म रेपो, साथ में है ध्यान रखिएगा रेपो ऑपरेशन, ऑपरेशन ठीक है? या इसी को देखो ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है ना? या इसी को टारगेटेड अभी मैं बताऊंगा टारगेटेड क्यों ना है। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, तो इसको जरा सुन लो भैया कि ये टारगेटेड या फिर लॉन्ग टर्म ये जो ये ऑपरेशन है यानी रेपो ऑपरेशन है, ये क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है? देखो याद होगा बैंक रेट, मैंने बताया था ना बैंक रेट, बैंक दर क्या है? जो कि बैंक बैंक दर पे अगर मान लो जो हमारी कमर्शियल बैंक है, तो हमारे बैंकों को लंबी अवधि के लिए अपने खर्चे के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। किसे? हमारे बैंकों को अगर लंबी अवधि के लिए खर्चे के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो बैंक रेट के आधार पे पैसा यानी ऋण लिया करती थी आरबीआई से। लेकिन अब बैंक रेट तो जारी नहीं होता है। तो अब इसके अंतर्गत होता क्या है भैया कि अगर जो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन होता है, इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत में कार्यरत जो बैंक है, वो आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रखकर लंबी अवधि का क्या करते हैं? ऋण लेकर के ध्यान रखिएगा, लंबी अवधि का ऋण लेकर सस्ते में ऋण उपलब्ध करवाते हैं। ये सस्ते में ऋण लोगों को उपलब्ध करवाएँगे। जैसे कि लॉकडाउन की दशा के दौरान तो ये अपने व्यय को, अपने एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। ठीक है ना? तो आपने लॉन्ग टर्म रेपो रेट, अब मैं इसको और डिटेल से समझाता हूँ, इतना हुआ नहीं, बस मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में आपको थोड़ा-सा इसमें इंटरेस्ट लाने के लिए मैं आपको थोड़ा-सा एक तरीके से वो दे दिया है,
ठीक है। अब इसको डिटेल से सुनिएगा, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन या फिर इसको टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। ये है क्या, देखो होता क्या है कि ये जो व्यवस्था है भारत ने यूरोप से अडॉप्ट करी। इस व्यवस्था को भारत ने किससे, भारत ने यूरोप से अडॉप्ट की है। किससे, यूरोप से अडॉप्ट किया। अब इसके अंतर्गत देखोगे कि हमने अर्थात हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने अर्थात भारत ने इस व्यवस्था को 27 मार्च 2020 2020 को क्या करती है, अपनाती है। तो यूरोप में इसको लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस कहा जाता है। यूरोप में इसी को लॉन्ग टर्म यानी लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस, ध्यान रखिएगा, रीफाइनेंस कहा जाता है, रीफाइनेंस कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको यूरोप में दूसरे नाम से लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में देखो ये क्या होता है कि ये यूरोप में क्यों लाया गया था, पहले आप इसका बैकग्राउंड सुन लो। देखो यूरोप सॉरी अमेरिका में 2008 में मंदी का दौर चलता है, ठीक है। तो अब कहा जाता है कि अगर अमेरिका को जुकाम होता है तो छींक पूरी दुनिया को आता है। ये मतलब कहा जाता है कि अगर अमेरिका को जुकाम होता है चाहे वो किसी भी माध्यम में हो, जैसे कि अगर आप इकोनॉमी को लेकर के देख लीजिए या किसी भी चीज को लेकर देख लीजिए, आप इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर देख लीजिए, कोई भी माध्यम हो, तो कहा जाता है अगर अमेरिका को जुकाम भी होता है तो पूरी दुनिया को क्या आता है, छींक होती है। तो अमेरिका में ये मंदी का असर शुरू होता है 2008 में और ये काफी ज्यादा मतलब गहरा जाता है। तो यूरोपीय जो बैंक थे, जो केंद्रीय बैंक यूरोप का था, वो इससे बचने के लिए, इस क्राइसिस से बचने के लिए क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म यानी लॉन्ग टर्म रिफाइनेंस क्या करके एक ऑपरेशन लेके आता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए इस टर्म्स को लाया जाता है, एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए इस टर्म्स को प्रयोग किया जाता है। तो भारत ने क्यों प्रयोग किया, अब ध्यान करिए कि पिछले वर्ष मार्च से कोरोना चालू हो गया था, इस वजह से मार्च 27 2022 से अडॉप्ट किया गया। तो पेंडेमिक कोविड 19 से निपटने के लिए इसको लाया गया। अब देखो इसमें मैंने एक टारगेटेड शब्द, ये जो इसको मैंने बोला था ना कि टारगेटेड शब्द का मतलब बताऊंगा। देखिए टारगेटेड शब्द का इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि कंपनी और जो कारपोरेट्स है, जो निगम है, तो उनको सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के लिए इसको टारगेटेड शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब देखो ये व्यवस्था है ना, इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत में कार्यरत जो बैंक है, तो वो आरबीआई क्या करेगी कि इन बैंकों को लंबी अवधि के लिए, ध्यान रखिएगा, लंबी अवधि के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखकर पैसा दे देगी, ठीक है। अब वो बैंक रेट तो है नहीं, बैंक रेट जारी होता है लेकिन वो दूसरे पर्पज के लिए होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो अगर लंबी अवधि के लिए पैसे की जरूरत होती है तो बैंक आरबीआई से लंबी अवधि का पैसा प्राप्त कर लेते हैं, क्या गिरवी रख करके, सिक्योरिटीज गिरवी रख करके, ठीक है। अब जैसे कि लॉकडाउन के टाइम अब बैंकों के पास अब तो वैसे भी पैसे की कमी हो गई थी, तो ये लॉकडाउन के टाइम अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज कर सके, अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज कर सके। तो इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन या लॉन्ग टर्म टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो आपने ये चीज ध्यान से सुना, ठीक है। पहले देखो इसको लॉन्ग टर्म, नहीं आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, LTRO या इसको टारगेटेड लॉन्ग टर्म, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, है ना। देखो होता क्या है भैया कि देखो इंडियन इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले तो मैं क्लास में है हूं नहीं, तो ये तो अब प्रीमियर पे जाता है, तो सब लोग पहले तो लाइक कर दो, सब लोग तो लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग आधे लाइक किए हैं आधे लाइक नहीं किए हैं, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी ये मेरी जिम्मेदारी है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और 350 पेज से ऊपर की नोट्स बनती है और करीब मैं इसको 160 घंटे पढ़ाता हूँ पीटी और मेंस के लिए। अगर इसमें 15 क्वेश्चन पीटी में पूछे जाएंगे तो आप पूरी तरीके से सक्षम होंगे कम से कम 12 क्वेश्चन डायरेक्टली हिट करने में। अब जब मैं इसका पता कैसे चलेगा, तो आपको मैं हर एक चैप्टर से या प्रीवियस के क्वेश्चन आप करिएगा, जो जो मैंने चैप्टर करवा दिया है, और जो बच्चे नहीं बैंकिंग सिस्टम कर पाए कोई बात नहीं है, उन बच्चों के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे कि अभी 3-4 मॉनेटरी पॉलिसी के वीडियोस हुए हैं, वो सभी देख लीजिएगा। बाकी का रिवर्स करते हुए साइक्लिक वे में मैं दोबारा से बैंकिंग सिस्टम, अभी तो हम मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल सिस्टम, टैक्सेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री बहुत पढ़ना है, ठीक है, ओके।
तो कल के लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने गैर पारंपरिक उपकरणों को पढ़ा था, है ना? गैर पारंपरिक उपकरण। तो गैर पारंपरिक उपकरणों के अंतर्गत मैं बस आगे बढ़ रहा हूं, परेशान नहीं होना है। गैर पारंपरिक उपकरणों के अंतर्गत, गैर पारंपरिक उपकरणों के अंतर्गत हमने 3 उपकरण देखे थे। और एक बच्चे का मैं कमेंट देख रहा था तो मुझे याद आया कि कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन एक बच्चे ने एस्पिरेंट्स होने की मर्यादा लांघी, किसी बच्ची को कुछ बोल रहे थे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और ऐसा कुछ कतई नहीं करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना? तो खैर चलो छोड़ो। तो हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी क्या है? हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी, ड्रॉप या मनी कल पढ़ाया था मैंने। हेलीकॉप्टर हूवर, हेलीकॉप्टर हूवर और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। किसी बच्चे ने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पूछ रहे थे कि बता दीजिए सर। देखो मैं सभी को थोड़ा सा बस 1 मिनट के अंदर तीनों को बता दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो भैया, जब पारंपरिक उपकरण काम करना बंद कर देना तो गैर पारंपरिक उपकरणों का आरबीआई प्रयोग करेगी। गैर पारंपरिक उपकरणों के अंतर्गत जैसे कि हेलीकॉप्टर ड्रॉप का मतलब ऊपर से पैसा नहीं टपकेगा। हेलीकॉप्टर ड्रॉप का मतलब ऊपर से पैसा नहीं टपकेगा। मतलब क्या कि अगर पारंपरिक उपकरणों का प्रभाव खत्म हो गया है तो अब आरबीआई कुछ ऐसा उपाय निजात करेगी कि वो डायरेक्टली पैसा को क्या कर दे, पब्लिक तक अर्थव्यवस्था में पंप कर दे। तो इसी को हेलीकॉप्टर हूवर मनी या ड्रॉप कहा जाता है। हेलीकॉप्टर हूवर क्या है कि देखो, मात्रात्मक उपकरणों के अंतर्गत जितनी भी अर्थव्यवस्था में यानी बैंकिंग व्यवस्था में पैसा है उसी को लाया जा सकता है। और जो पैसा जो काउंटरफेट करेंसी या ब्लैक मनी के रूप में जो दूसरी जगह पूरी अर्थव्यवस्था में पैसा व्याप्त है उसको मतलब मात्रात्मक उपकरणों के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता, नहीं सोखा जा सकता। लेकिन जो हेलीकॉप्टर हूवर है ये गैर पारंपरिक उपकरण, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, तो आप देखोगे कि एक बार डिमोनेटाइजेशन हो गया तो जितना भी मार्केट में पैसा है वो सब बैंकिंग व्यवस्था में सारे पैसे को सोख लिया जाएगा। इसको क्या कहते हैं? हेलीकॉप्टर हूवर। हूवर का मतलब वैक्यूम क्लीनर, सारा सब कुछ कचरा अपने अंदर भर लेता है, वैसी है इसका कॉन्सेप्ट, वैसी है। ठीक है, अब देखो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, मैंने बताया कि यह 2 प्रारूपों में होता है। एक तो ये होता है कि जब कोई कॉमर्शियल बैंक अपने जो भी उपभोक्ता होते हैं तो उपभोक्ताओं की जमा राशि पे ब्याज ना देकर के उल्टा उस पे क्या कर दे कि एक हिस्सा जमा राशि का काट ले, तो एक ये इस प्रकार का नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होता है। लेकिन ये गैर पारंपरिक उपकरणों का हिस्सा नहीं होता है, ये उसका हिस्सा नहीं होता है। लेकिन इसकी तरफ जैसे दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो किसी भी देश की केंद्रीय बैंक कॉमर्शियल बैंक का जो पैसा होता है, तो अगर कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, केंद्रीय बैंक के पास पैसा जमा करते हैं तो ब्याज देने के बजाय उसका कुछ हिस्सा काट ले, तो यह यानी गैर पारंपरिक उपकरणों के अंतर्गत उसका एक उपकरण होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो मैंने बताया ये 2 प्रारूपों में होता है। जैसे कि पहला प्रारूप जो कि मैंने बताया कि जैसे स्विट्जरलैंड में ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है कि जो वहां के बैंक है वो पब्लिक के पैसे से कुछ हिस्सा काट लेते हैं। वो इस वजह से काटते हैं कि देखो स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी वो एकदम सैचुरेशन में पहुंच गई है, वो चरम पर है, वहां सब कुछ है, तो लोग वहां मांग नीचे आ गई है, कोई कुछ खरीदता ही नहीं है। तो ये अगर बैंक है वो पब्लिक के पैसे को मतलब एक तरीके से कि काट लेंगे तो लोग बैंकों में पैसा जमा करने नहीं जाएंगे, तो लोग खर्च करेंगे, और जब लोग पैसा खर्च करेंगे तो ऑब्वियस मांग को दोबारा से जन्म देके और अर्थव्यवस्था को रिवाइव किया जा सकता है। यही उद्देश्य इसमें मतलब केंद्रीय बैंक का होता है। तो वह सोचती है कि आरबीआई वो बैंक क्या करें कि पब्लिक को पैसा दे तो जो इकोनॉमी यानी आर्थिक गतिविधियां हैं वो रिवाइव कर जाएं। तो जैसे जापान की जो केंद्रीय बैंक है, तो जापान की केंद्रीय बैंक वहां के जो कॉमर्शियल बैंक पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट इंपोज कर देती है। ठीक है, तो ये हमने डिटेल से देखा। देखो 5 मिनट के अंदर इस सारी चीज को मैंने रिवाइज करवा दिया और बहुत आसान वे पे, है ना। चलो भैया, अब हम देख लेते हैं प्राइम लेंडिंग रेट। हालांकि कल इससे भी पढ़ा था लेकिन पूरा नहीं पढ़ा था। फिर बेस रेट और एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, और प्राइम लेंडिंग रेट इसको पीएलआर कहते हैं, बेस रेट है ना, आधार दर।
तो इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से देखिएगा आप। पहले तो हम देखेंगे प्राइम लैंडिंग रेट, प्राइम, है ना, आजकल खूब इस वर्ड से हर जगह आप रूबरू हुए होंगे। प्राइम लैंडिंग, लैंडिंग, लैंडिंग रेट। देखो ये जो शब्द है ना प्राइम, है ना, आप सुनते होंगे प्राइम टाइम, ये वो, है ना, ये एक्चुअल में इसका मतलब एक बेहतर होता है, अच्छा होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। प्राइम का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, है ना। रवीश कुमार जी कुछ प्राइम टाइम में लेके आया करते हैं, तो मतलब दिन भर जो चीजें उनकी न्यूज चलती है प्राइम न्यूज, तो उनमें सर्वश्रेष्ठ न्यूज मानी जाती है। तो प्राइम का मतलब सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेहतर होता है। तो देखो होता क्या था कि ये जो प्राइम लेंडर, ये जो प्राइम लेंडिंग रेट, पहले इसे सुन लो, फिर मैं इसका पूरा मैकेनिज्म बता दूंगा। ये जो पीएलआर रेट होता था ना, प्राइम लेंडिंग रेट, पीएलआर रेट, ये ऐसा ब्याज दर होता था जब अपने बेहतर सर्वश्रेष्ठ ग्राहकों के लिए कॉमर्शियल बैंक लोन देते थे और उनसे चार्ज करते थे, उनसे जो पैसा यानी ब्याज इंटरेस्ट चार्ज करते थे, उसको प्राइम लेंडिंग रेट कहा जाता था, उसको प्राइम लेंडिंग रेट कहा जाता था, ठीक है ना, यानी पीएलआर कहा जाता था। समझ में आया? तो अब देखो ये प्राइम बरोबर है सब प्राइम बरोबर, तब ये समझ आएगा कि ऐसा क्यों करते रहे होंगे और क्या कारण रहा होगा। तो देखो अर्थव्यवस्था में अगर आप कहीं भी देखेंगे तो अगर ऋण के हम लेन देन की बात करें तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक प्राइम बरोबर होते हैं, एक सब प्राइम बरोबर होते हैं। प्राइम बरोबर मतलब सबसे बढ़िया ग्राहक, सबसे बढ़िया जो बारो कर रहा है और उसका साफ स्वच्छ इतिहास है, वो कभी पैसा लेके नहीं भागा है, उसका कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि वो पैसे की लेन देन में कोई घपला कर दिया हो। तो ऐसे लोगों को प्राइम ग्राहक कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ ग्राहक ग्राहक कहा जाता है, प्राइम बरोबर कहा जाता है। अब दूसरी तरफ अब वैसे बरोबर जिनका कभी मतलब साफ स्वच्छ इतिहास ना रहा हो, कभी उनकी देनदारियों में चूक हो गई हो, संभव है, ये बिल्कुल हो सकता है। तो इसके चलते आप देखोगे कि उन लोगों को जिनने चूक कभी कर दी है, तो जो ऋण होगा, जो लोन होगा, वो लोन उन्हें महंगी ब्याज दर पे मिलेगा। क्यों महंगी ब्याज दर पे मिलेगा? क्योंकि भैया उनका साफ स्वच्छ इतिहास नहीं है। अब देखो इस पूरे साइकिल को समझिएगा कि उन्हें कब, उनका देखो कोई जान के नहीं फ्रॉड करता है या कोई जान के ऐसा नहीं करता है, कोई घपला नहीं करना चाहता। तो जो सब प्राइम बरोबर है उनके साथ तो पहले से समस्या रही होगी कि वो उनके पास कोई सोर्स नहीं रहा होगा इनकम का, तो हो सकता है कि उन्हें क्या है कि उन्हें चूक कर दी हो। अब बैंक क्या करते थे कि अपने प्राइम बरोबर को, सर्वश्रेष्ठ ग्राहक को, जो प्राइम बरोबर होते थे, इनको सस्ती ब्याज दर पे ऋण उपलब्ध दे देते थे, सस्ती ब्याज दर पे ऋण उपलब्ध करवा देते थे, ठीक है, सस्ती ब्याज दर पे। वहीं दूसरी तरफ जब सब प्राइम बरोबर हुआ करते थे, इन्हें जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या मिलता था, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट महंगा होता था। क्यों? क्योंकि देखो इनका कोई इतिहास नहीं होता था ना, इनकी पहली से ही स्थिति गड़बड़ है और आप दूसरा बर्डन, इन्हें ऋण भी आप महंगा दे रहे हो। तो ये पूरा प्राइम लेंडिंग रेट हुआ करता था। ये क्या होता था? ये पूरा प्राइम लेंडिंग रेट का मैकेनिज्म हुआ करता था। आप समझ में आया? इस कोई भी बैंक अपने सर्वश्रेष्ठ ग्राहकों को, जिनका हमेशा साफ स्वच्छ इतिहास रहा हो, उनका एक इनकम का सोर्स रहा हो, तो उनको जो इंटरेस्ट है उनको बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ता था। जो बैंक है बहुत कम इंटरेस्ट चार्ज करते थे उनसे, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया गया है, इसको 2010 में खत्म कर दिया गया। क्योंकि देखो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ना कि भैया इनके साथ तो भेदभाव हो रहा था, इन्हें एक दिन देना ही तो है ना पैसा, तो इनके साथ तो भेदभाव देखने को मिल रहा था। तो इस वजह से इसको क्या कर दिया गया, आरबीआई ने समाप्त कर दिया कि भैया प्राइम लेंडिंग रेट नहीं होगा। अब होता क्या है, तो इसका कोई ना कोई तो इसका विकल्प होना चाहिए। तो जी हाँ, विकल्प आता है बेस रेट, आधार आधार दर, ये विकल्प है आधार दर। ये जो बेस रेट है, आधार दर है, ये 2010 में, ध्यान रखिएगा कब, 2010 में लागू करी जाती है। अब ये आधार दर क्या होता है? देखो आधार दर की अगर हम बात करें तो यह वह ब्याज दर है जिस पर बैंक अपने कर्मचारी और किसानों को छोड़कर इसके नीचे किसी भी व्यक्ति को ऋण नहीं दे सकते हैं। इससे नीचे आधार दर पर इन दो व्यक्तियों को छोड़कर किसी को भी ऋण नहीं दे सकते हैं, किसी को भी ऋण नहीं दे सकते। दोबारा से सुनिएगा, मैं आधार दर को और अच्छे से बता देता हूं। देखो आधार दर क्यों लाया गया, ये तो आपने समझ गए ना कि प्राइम लेंडिंग रेट में समस्या थी, है ना। तो आधार दर 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया, कब?
2010 में इंट्रोड्यूस किया गया। देखो ये जो आधार दर है, यह वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे एक बैंक किसानों और अपने कर्मचारियों को छोड़कर किसी अन्य ग्राहक को ऋण प्रदान नहीं कर सकती थी। ऋण प्रदान नहीं कर सकती थी, किसको छोड़कर? मात्र फार्मर्स को छोड़कर, किसानों को छोड़कर और अपने कर्मचारियों को छोड़कर, अपने कर्मचारियों को छोड़कर। ठीक है, तो ये जो रेट उस समय जो आधार दर तय आरबीआई के द्वारा तय किया जाता रहा होगा, तो आप देखोगे कि बैंकों के द्वारा जब तय किया जाता रहा होगा तो इनको भी इसके नीचे ऋण मिल सकता था और कर्मचारियों को, किसानों और कर्मचारियों को ऋण मिल सकता था, लेकिन इन दोनों कैटेगरी के बाद कोई तीसरी कैटेगरी नहीं थी कि इन व्यक्तियों को आधार दर से नीचे ऋण दिया जा सके। तो देखो, अब देखो ये आधार दर को आपने समझा, इस दर को बैंक प्रति माह जारी करते थे। क्या होता था? तब ये प्रति माह जारी किया जाता था, बैंकों के द्वारा आधार रेट फ्लक्चुएट होता रहता था। तो इसकी गणना के लिए, अब ऐसा तो है नहीं, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए कुछ बेसिस, कुछ क्या होंगे? पिलर्स होंगे, कुछ स्तंभ होंगे, कुछ आधार होंगे। तो जी भैया, आधार दर के कैलकुलेशन के लिए 4 बेसिस है, 4 आधार बनाए गए। कौन कौन से आधार? जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला आधार है ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी परिचालन में होने वाला व्यय। परिचालन में अभी समझाता हूं, परिचालन में होने वाला व्यय, होने वाला व्यय। अरे भैया, बैंक को चलाया जाता है तो कितना उसमें जो ऑपरेशनल कास्ट, उनमें कर्मचारियों को वेतन देना होता है, कर्मचारियों के साथ साथ उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का खर्च आ जाता है, रेंट का, जमीन जहां पे बैंक है तो बिल्डिंग का खर्चा जाता है। तो जितना भी ऑपरेशनल कास्ट, इसको आधार बनाया जाता था। ठीक है, दूसरा होता था प्रॉफिट मार्जिन, वांछनीय लाभ, मतलब क्या है? उचित लाभ, प्रॉफिट मार्जिन। अब देखो, बैंकों का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना, है ना? चाहे कोई प्राइवेट बैंक हो, कोई तो ऐसा तो बैंक नहीं होगा ना कि वो घाटे में जाए। उनका उद्देश्य क्या रहता है कि भैया उन्हें लाभ कमाना है, तो उन्हें अपना एक प्रॉफिट मार्जिन भी क्या है? मेंटेन करना था। प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन। तीसरे को समझिएगा कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। क्या है? कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, यानी जमा राशि पर होने वाला व्यय, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। अभी मैं बताता हूं। देखो, जमा राशि पे आप जब पैसा जमा करने जाते हो तो उसमें भी कॉस्ट, उसको संरक्षित करने के लिए, जैसे कि मान लो कि आपने कोई धन संपत्ति जमा कर रहे हो, ठीक है ना? तो आपने एक लॉकर खरीदा, तो भैया इसके संरक्षण करने में एक्सपेंडिचर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये भी एक आधार बनता था, ये भी आधार बनाया जाता था। अब चौथा आधार क्या होता था? सीआरआर के कारण जो उत्पन्न होने वाला जो लॉस है, जो क्षति है, जो क्या है? खर्च है। कैसे कैसे? आपको याद होगा, मैंने बताया था कि देखो सीआरआर क्या है, कि जो इसको कैश रिजर्व रेशियो, जो बच्चे आज ही क्लास में आए हों तो पहले लाइक कर दो, फिर इसे सीआरआर को सुन लो। ठीक है, सीआरआर को इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है आज आप पहली क्लास में, मतलब इस क्लास में नए हो। तो चलो देखो, सीआरआर क्या है? ये जो कैश रिजर्व रेशियो, इसको नगद आरक्षी अनुपात कहते हैं। ये एक निश्चित अनुपात जो आरबीआई उस समय डिसाइड करे तो बैंकों को कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है, और इसकी काउंटिंग फोर्टनाइट होती है, 14 दिन में होती है। तो ये टोटल एनडीटीएल का, जैसे कि इस समय बात करें तो करीब 3% है। ठीक है, तो भैया टोटल एनडीटीएल का 3%, तो आपको याद होगा ये जो 3% है, एक तरीके से तो ये तो क्या हो गया? ये सीज है पैसा, इसमें तो कोई रिटर्न ही नहीं मिल रहा है। तो ये जो पैसा सीज है, तो इसमें अब पब्लिक का पैसा है ना एनडीटीएल का, ठीक है? तो ये जो पैसा सीज हो गया 3 रुपया, तो भैया 3 रुपया का भी तो यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा, जो नेगेटिव, मतलब इसकी क्षति हुई है। अब लोगों का पैसा है, 3% बहुत बड़ा अमाउंट होता है बैंकों के लिए, 3% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो जो सीआरआर के कारण क्या होगा? नेगेटिव रिटर्न ऑन सीआरआर, जो इसकी वजह से, यानी सीआरआर के कारण जो उत्पन्न क्षति होगी, तो ये सभी आधार होंगे किसको तय करने के लिए? बेस रेट को तय करने के लिए, बेस रेट को यानी आधार दर को तय करने के लिए। एक और साधारण से उदाहरण से समझ लो कि बेस रेट को कैसे, और जैसे कि मैं उदाहरण से समझा दूं। भैया देखो, किसान जो होते हैं ना, फार्मर,
बस उदाहरण, इससे बस आप इसे ज्वाइन नहीं करिएगा, समझाने के लिए वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। जो किसान होते हैं, तो मान लो अगर 10 रुपए किलो गेहूं बेच रहे हैं, तो उनकी मेहनत, खाद, तेल, पानी, ये सारी चीज जोड़ते हैं, ठीक है। बाद में उन्हें अगर पड़ता पड़ता है तो बेचते हैं, ठीक है। तो सेम चीज ऐसी है कि जितना भी खर्च आ रहा है बैंकों का, ये सारी चीज को जोड़ के अब बैंक फिर ब्याज देंगे। जो आधार दर है ना, वही तो हुआ करता था। तो बैंक फिर आधार दर मतलब ये एक तय कर देंगे कि हम भैया इससे नीचे तो आपको किसी हालात में ऋण नहीं दे सकते हैं। तो मात्र दो लोग, किसानों को भी और अपने कर्मचारियों को, इसके अलावा किसी तीसरे जो कंज्यूमर होगा उसको आधार दर से नीचे ब्याज नहीं अदा करेंगे, ठीक है। तो ये तो देखा आपने आधार दर, ये देखा आपने आधार दर, ठीक है। चलो देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, इकोनॉमी समझाना मेरा काम है, सॉरी, इकोनॉमी समझाना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है। मैं इसी वजह से देखो ये क्लास ना प्रीमियर जाती है। प्रीमियर का मतलब है जो आप सब लोग देख रहे हो, तो मैं क्लास में नहीं होता हूँ इस समय, ठीक है। आपको लगता होगा कि सर रिप्लाई नहीं करते हैं, मैं एक एक बच्चे का रिप्लाई देखता हूँ, बाद में दूसरे दिन उसे संभालने की कोशिश करता हूँ। अगर ऑनलाइन क्लासेस में होता हूँ तो डायरेक्टली रिप्लाई करता हूँ, मेरी ये सबसे बेहतर खूबी मान लीजिए आप। लेकिन मेरी मजबूरी है, ये कुछ चैनल में इश्यूज चल रहे हैं, तो इसके चलते अभी मतलब प्रीमियर सभी जितने भी एजुकेटर होंगे तो इस चैनल में प्रीमियर ही क्लास हो रही है। लेकिन फिर भी कोई डाउट नहीं रहता होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप कहाँ आपको डाउट हो सकता है। मैंने इसी वजह से दो दो बार रिपीट कर देता हूँ, क्या हो जाता है, दो दो बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आपने यहाँ तक चीजों को आधार दर के मतलब आधार दर को समझा। देखो, जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीतियों के उपरांत दरों में परिवर्तन करती है, ठीक है। मान लो कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है मौद्रिक नीतियों को काट छाट करती है, तो दरों में परिवर्तन होना चाहिए। तो बैंकों से ये भी अपेक्षा भी करती है कि जो मैंने परिवर्तन किया है, ब्याज में कटौती करी है या बढ़ोतरी करी है, तो दरों में परिवर्तन के बाद बैंक उसको पूरी तरीके से वैसे ही फ्लैक्चुएट करे, परिवर्तन करे। अगर मैंने ब्याज दर में क्या कर दी है, बढ़ोतरी कर दी है, तो जो बढ़ोतरी का जो परिवर्तन होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए, कस्टमर्स पे होना चाहिए। या अगर मैंने ब्याज दर को कम कर दिया है तो कस्टमर्स को लाभ होना चाहिए। तो ये अपेक्षा करती है, कौन अपेक्षा करती है, आरबीआई अपेक्षा करती है अपनी मौद्रिक नीतियों के माध्यम से जो उसने परिवर्तन किया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो बैंक होते हैं ना, ये बहुत चालाक होते हैं। ये चालाक कैसे होते हैं कि वो प्रभाव को, ना ही भार को और ना ही लाभ को उपभोक्ता तक नहीं पहुंचने देते हैं। लाभ और भार का मतलब यहां समझ लो, थोड़ा सा ये टर्म समझना जरूरी है। जैसे ये कैश रिजर्व रेशियो है, ठीक है। अगर मान लो ये कैश रिजर्व रेशियो का जो रेट है गिर जाए, 3% है, ये 1% हो जाए, तो भैया अब तो पैसा बैंकों के पास ज्यादा है। तो अब बैंकों के पास पैसा ज्यादा है, तो ब्याज रेट जो कस्टमर्स को ये पैसा उपलब्ध करवाएंगे बैंक, तो इन्हें गिराना चाहिए। लेकिन बैंक सीआरआर का मतलब कम होने पर भी ये उपभोक्ता तक इसका लाभ नहीं पहुंचने देते हैं। जो कंज्यूमर है, कस्टमर्स है, इसका तक इसका लाभ नहीं पहुंचने देते हैं। इसके जस्ट अपोजिट, मान लो कि आरबीआई को लगता है कि खूब पैसा है अर्थव्यवस्था में, पैसा हमें सक करना है, तो आरबीआई क्या करेगी कि इस रेट को हाइक कर देगी, 5% कर देगी। तो अब पैसा, ये आरबीआई मजबूरी है बैंकों को, तो आरबीआई के पास बैंकों को हर हाल में 5% रखना पड़ेगा, तो पैसा कम होगा, लेकिन फिर भी इसका भार ये कंज्यूमर तक नहीं पहुंचने देते हैं, ठीक है। तो देखोगे मुख्यतः जो बैंक ब्याज दरों में कटौती नहीं करना चाहते हैं। बैंकों के अनुसार जो छोटी-छोटी, अब देखो बैंक क्या कहते हैं, इनका क्या काउंटर क्या है, बैंक कहते हैं कि भैया जो सरकार है ना, तो ये छोटी-छोटी योजनाएं चलाती रहती है। भारत सरकार छोटी-छोटी योजनाएं चलाती रहती है, जैसे कि मान लो कि लड़कियों के लिए अभी, या फिर आप जो किसान के लिए किसान विकास पत्र हो गया, या कुछ गर्ल्स के लिए कुछ योजनाएं थी कि आप उसे खरीद लो, और फिर एक तरीके से पैसा उठाया जा रहा था मार्केट से उन्हें लॉन्च करके। तो जैसे सबसे अच्छा उदाहरण किसान विकास पत्र। तो ये छोटी छोटी योजनाएं है ना, तो भारत सरकार क्या करती है कि इन योजनाओं में ज्यादा पैसा पब्लिक को देती है, उच्च पैसा पब्लिक को देती है। तो एक तरफ बैंक है, मान लो एक तरफ बैंक है, एक तरफ भारत सरकार है, भारत सरकार है। भारत सरकार किसान विकास पत्र जारी करके
मार्केट से पैसा उठा रही है, ये 15% ब्याज दे रही है, और बैंक पे जो पैसा आएगा पब्लिक का ये 10% पे। तो अब एक तरफ पब्लिक है तो कहां पैसा लगाएगी? सरकार पे, जो ज्यादा ब्याज देगा। तो ये बैंकों का कहना है कि भैया जो भारत सरकार है ना, ये उच्च ब्याज दर अदा करती है अपनी छोटी छोटी योजनाओं में। तो ऐसे में जो जमाकर्ता को जमा राशि पर बैंक भी कम ब्याज क्या है नहीं अदा कर सकता, क्योंकि उसकी मजबूरी है अगर उसे अपने कारोबार में बने रहना है। तो यदि बैंक ब्याज ज्यादा देंगे तब दिए गए जो ऋण है तो उसपे ब्याज दरों में कटौती नहीं कर सकेंगे। अगर ऑब्वियस है कि अगर मान लो बैंक, ध्यान रखिएगा, अगर बैंकों ने क्योंकि इसके चलते बैंकों को भी ब्याज बढ़ाना पड़ेगा, अगर मार्केट में बने रहना है तो ये भी 15% कर देंगे। तो भैया बैंक अब भले ही ये आरबीआई क्या कर दे, सीआरआर को घटा दे, कैश रिजर्व रेशियो को घटा दे, तो इसका ये जो प्रभाव है ना, लाभ है, तो ये लाभ इस वजह से नहीं पहुंचने देते हैं बैंक, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा कि इन्हें अपना गिराना पड़ेगा ना। ये जो रेट है, तो मान लो जिनने पैसा जमा किया है, ये कुछ बैंक से ले गए हैं पैसा, तो उस पैसा जो मान लीजिए आपने बैंक से लिया है, तो आपने 20% के रेट पे बैंकों से लोन लिया है, तो सीआरआर के घटने पे लोन को तो गिरना चाहिए, लोन का जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, लेकिन ये नहीं गिराते हैं क्योंकि इनसे भी तो 15 रुपए का लिया है ना, इस वजह से इसका प्रभाव बैंक नहीं पड़ने देते हैं। तो आप देखेंगे यदि जो बैंक ब्याज ज्यादा देंगे तब दिए गए ऋण पे वे ब्याज दरों में कटौती नहीं कर सकेंगे। साथ ही आधार दर में कमी होते ही पहले से उपस्थित दूसरे नए सभी प्रकार के जो ग्राहक है, जो कंज्यूमर है, उसके लिए दिए गए ऋण पर ब्याज दरों में कमी आ जाएगी। जब ऐसा होगा आप देखोगे तो जमाकर्ता की जमा राशि पर उसी अनुपात में ब्याज दरों में कटौती नहीं की जा सकेगी, और यही कारण है कि बैंक इसका असर यानी मौद्रिक नीतियों का असर डायरेक्टली जनता तक नहीं पहुंचने देते हैं। ये इसका यही मतलब वजह है। अब देखो, बैंक मौद्रिक नीतियों को अनुरूप ब्याज दरों में कटौती के पक्ष में नहीं रहे हैं, इसी वजह से तो आधार दर की गणना में ऐसी कई समस्याएं देखने को मिली, और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि इसे मेंटेन किया जा सके सारी चीज को। तो अब आधार दर में अगर ऐसी समस्या आ रही थी तो आप देखोगे कि ऑब्वियस है क्या हो जाएगा कि वो यानी बेस रेट की जगह अब हमें कोई दूसरा उपाय सर्च आउट करना पड़ेगा, बेस रेट की जगह दूसरा उपाय। तो भैया बेस रेट को भी अब खत्म कर दिया गया। बेस रेट को खत्म करके 2016 में, यानी अब समझा ना कि बेस रेट को क्यों, क्योंकि कोई इसको मेंटेन करने के लिए, इसको पिलर यानी इसको स्थापित करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए कोई ऐसा हमारे पास अच्छे आधार ही नहीं थे, कोई बेसिस नहीं हुआ करता था। तो बेस रेट को खत्म करना भी मजबूरी रही है। अगर भैया बेस रेट खत्म हो जाएगा तो कोई और दूसरा रेट आना चाहिए, तो जी हाँ, अब आएगा MCLR। क्या आएगा? MCLR। ठीक है, अब MCLR को जरा देख लो कि भैया MCLR क्या है। अगर आप MCLR नहीं समझ पाए तो फिर तो वही फिर हाल हो जाएगा, है ना। तो चलो MCLR का पहले तो फुल फॉर्म लिख लो, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, ये इसका फुल फॉर्म है। तो अब ये व्यवस्था 2016 से लागू होगी, अब ये खत्म कर दिया गया। तो उधर प्राइम लैंडिंग रेट भी खत्म कर दिया गया, बेस रेट में भी समस्याएं आई तो बेस रेट को भी खत्म कर दिया गया। अब आया किसका नंबर? MCLR का। किसका नंबर आया? MCLR का। तो देखो MCLR क्या है, जरा इससे ध्यान से देखो ये वह मिनिमम MCLR वह मिनिमम ब्याज दर है जिसके नीचे एक बैंक अपने कर्मचारी और किसानों को छोड़कर इसके नीचे किसी भी अन्य ग्राहक को पैसा उपलब्ध नहीं करवा सकता है। वैसी बेस रेट की, जैसे बेस रेट की डिफिनीशन थी, सेम MCLR की है कि जो बैंक हैं, कोई भी बैंक किसानों को छोड़कर, जो किसान हैं, किसानों को छोड़कर और अपने कर्मचारियों को छोड़कर इसके नीचे MCLR से नीचे किसी को ऋण उपलब्ध नहीं करवाएंगे कोई बैंक। ठीक है,
तो एमसीएलआर की गणना के लिए कुछ क्या है, आधार बनाए गए हैं। तो एमसीएलआर की गणना के लिए 4 आधार हैं, ध्यान से सुनेगा। एमसीएलआर की गणना के लिए के लिए 4 आधार हैं। कितने आधार हैं भैया, 4 आधार हैं। इन 4 आधारों को देखो, पहला जैसे बेसिक में गणना के लिए आधार थे ना, तो इसमें भी गणना के लिए 4 आधार हैं। देखो पहला आधार है कि बैंक के पास किसी स्रोत से आय धनराशि पर जो होने वाला मार्जिनल एक्सपेंडिचर है, जो सीमांत व्यय है, ये भी इसका आधार बनेगा, ये भी इसका आधार बनेगा। आप ये कह लो कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, इसको क्या कहेंगे, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। इसका मतलब क्या होता है, देखो बैंक के पास अगर किसी स्रोत से आई हुई कोई भी धनराशि है, तो उस पे जो व्यय लगेगा, जो उस पे कॉस्ट लगेगा, उसको संरक्षित करने के लिए, तो ये आधार बनाया जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, ठीक है ना। एक सीमांत मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड यानी सीमांत, ठीक है ना। दूसरा लगेगा ऑपरेशनल कॉस्ट, वही जो बेस रेट में था, तो ऑपरेशनल कॉस्ट परिचालन में है ना, ऑपरेशनल कॉस्ट, इससे भी क्या किया कर जाएगा, ये भी आधार बनाया जाएगा, ये भी आधार बनाया जाएगा, ठीक है। जो तीसरा होगा, ये सीआरआर के कारण, वही वाला जो लास्ट में था बेस रेट में, तो सीआरआर के कारण जो नेगेटिव इंटरेस्ट, नेगेटिव रिटर्न आएगा, क्षति होगी, तो सीआरआर सॉरी ऐसे लिख लो, नेगेटिव रिटर्न ऑन सीआरआर, नेगेटिव रिटर्न ऑन सीआरआर है ना, मैसेज आ रहे हैं खूब। चलो अब अगला जो चौथा है हमारा, वो ऋण की परिपक्वता की अवधि के आधार पे जो ब्याज दर क्या होगा, ये फ्लक्चुएट होगा, यही इंपॉर्टेंट है। देखो जो ऋण की मैच्योरिटी पीरियड है, तो परिपक्वता की अवधि के आधार पे ब्याज दर जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो यानी जैसे प्रीमियम को मेंटेन, जो प्रीमियम है या फिर प्रीमियम बेस्ड आप कह सकते हो, तो इसमें ये व्यवस्था, ये जो चौथा इसमें से बेस है, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ध्यान रखना है आपको। देखिए ऋण की परिपक्वता की अवधि के आधार पे, ऋण की परिपक्वता की अवधि के आधार पे ये फ्लक्चुएट होता रहेगा, ठीक है। तो अब देखो इस व्यवस्था के अंतर्गत जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, या और भी जैसे कि बैंक रेट है, बैंक रेट तो अब मैं बताया कि आपको क्यों जारी होता है, या और जितने भी एमएसएफ है या एसटीएफ है, ये व्यवस्था को ध्यान में रखकर, अगर देखो इसका भी प्रभाव एमसीएलआर पे दिखना चाहिए, तो अब डायरेक्टली इनका प्रभाव एमसीएलआर पे दिखेगा। तो ये आपने देखा एमसीएलआर। तो इस अब आपसे अगर पूछा जाए कि बैंक कौन सा आधार अपनाते हैं, कस्टमर्स को पैसा देने के लिए, तो उनका जो रेट होता है वो एमसीएलआर। पहले तो ये देख लो, एमसीएलआर मतलब इससे नीचे बैंक, अगर आप किसान हैं तो हो सकता है आपको इससे नीचे ऋण मिल जाए, या फिर बैंक क्या करेंगे कि अपने कर्मचारियों और किसानों के अलावा इसी रेट पे एमसीएलआर पे आपको ऋण उपलब्ध करवाएंगे, ओके। इससे नीचे आपको उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं, ओके। चलिए तो भैया अब आगे हम बढ़ते हैं, यानी घरेलू मुद्रा का विनिमय दर निर्धारण, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घरेलू मुद्रा का विनिमय दर निर्धारण। तो इसे जरा देख लीजिएगा, मार्कर चेंज कर लेना चाहिए। आज हम कोशिश करेंगे कि ये जो चैप्टर है ना, मॉनेटरी पॉलिसी को खत्म कर दें, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी को खत्म ना कर दें, कंप्लीट कर दें, है ना। एक्सचेंज रेट determination of domestic करेंसी, खूब सुने होंगे आप इसे। आज से सारे इससे संबंधित जितना भी आपको कंफ्यूजन है मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित, सारा क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें 6-7 वीडियो, शायद आज का 5वां या 6वां वीडियो है, तो प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी है मॉनेटरी पॉलिसी की, तो एकदम स्टार्टिंग से कर लीजिएगा, ठीक है ना, स्टार्टिंग से कर लीजिएगा। तो इसको हिंदी में घरेलू मुद्रा का विनिमय दर का निर्धारण, घरेलू मुद्रा का
घरेलू मुद्रा का विनिमय दर का निर्धारण। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसे कई बार समझाऊंगा। विनिमय दर का निर्धारण, ये समझ आ गया ना तो आपको आधी इकोनॉमी समझ आ जाएगी। ठीक है, और आसान भी बहुत है, आसान भी बहुत है। देखो, घरेलू मुद्रा का विनिमय दर का निर्धारण ये क्या होता है। जो दुनिया के देश हैं, कई देश हैं, मतलब सारे देशों को तो नहीं, लेकिन अलग अलग सिस्टम होता है, तो वह अपनी घरेलू मुद्रा को, मतलब उसका निर्धारण करने के लिए, घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को तय करने के लिए, एक्सचेंज रेट को तय करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं को फॉलो करते हैं, अलग अलग व्यवस्थाओं का प्रयोग करते हैं। तो पूरे देश में, मतलब सॉरी, पूरी दुनिया में जो 3 व्यवस्थाएं बहुत पॉपुलर है, 3 व्यवस्थाएं बहुत पॉपुलर है। दोबारा सुनिएगा कि देखो भैया, जो हमारी घरेलू मुद्रा जैसे रुपया है, तो इसका एक्सचेंज रेट को, विनिमय दर को निर्धारण करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम कोई ना कोई सिस्टम तो यूज करते होंगे ना। इसी तरह ये 3 व्यवस्थाएं बहुत पॉपुलर हैं दुनिया में। अलग देश, मतलब बहुत सारे देश हैं तो अलग अलग सिस्टम यूज करते हैं, लेकिन 3 व्यवस्थाएं ज्यादा पॉपुलर हैं जो सबसे ज्यादा यूज करी जाती हैं। पहला सिस्टम है क्लीन फ्लोट सिस्टम। पहला है क्लीन फ्लोट सिस्टम, क्लीन फ्लोट सिस्टम, क्लीन फ्लोट सिस्टम। इसको स्वतंत्र प्रवाह प्रणाली कहते हैं, क्लीन फ्लोट सिस्टम, या इसी को फ्री फ्लोट, अगर ऐसा लिखा आ जाए, और फ्री फ्लोट, ठीक है ना, फ्री फ्लोट सिस्टम, फ्री फ्लोट सिस्टम। इसी को हिंदी में स्वतंत्र प्रवाह प्रणाली, प्रवाह, सभी को एक एक को डिस्कस करूंगा। हाँ, प्रवाह प्रणाली, स्वतंत्र प्रवाह प्रणाली। दूसरा होता है भैया डर्टी फ्लोट सिस्टम या मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम। डर्टी फ्लोट सिस्टम, या इसी को मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम। देखो, इसको प्रबंधित मैनेज है ना, तो प्रबंधित प्रवाह प्रणाली कहते हैं। प्रबंधित, ध्यान रखिएगा, प्रबंधित प्रवाह प्रणाली, है ना। ये लो, तीनों पी लिख दिया मैंने, है ना। चलो, अगला होता है पैक्ड सिस्टम। पैक्ड, ये अमेरिका चाइना यूज करता है पैक्ड सिस्टम, PCCED, पैक्ड सिस्टम, पैक्ड सिस्टम। अब इनको बारी बारी से देख लो, क्लीन फ्लोट सिस्टम, डर्टी फ्लोट सिस्टम, पैक्ड सिस्टम। फिर हम इसका एप्लीकेशन, हम क्या है, फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, तो देखो, ये जो क्लीन फ्लोट सिस्टम है या फ्री फ्लोट सिस्टम है, इस सिस्टम को हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये क्लीन फ्लोट सिस्टम, देखो, ये जो क्लीन फ्लोट सिस्टम है या फ्री फ्लोट सिस्टम है, इस सिस्टम को ज्यादातर विकसित देश यूज करते हैं, विकसित देश उपयोग में लाते हैं। देखो, ये जो सारे सिस्टम है, अपनी करेंसी का निर्धारण करने के लिए, घरेलू मुद्रा का निर्धारण करने के लिए ये सिस्टम यूज में लाए जाते हैं। ज्यादातर विकसित देश और अमेरिका इस क्लीन फ्लोट सिस्टम या फ्री फ्लोट सिस्टम को यूज करती है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो वहां की घरेलू मुद्रा अर्थात डॉलर है, तो डॉलर का डिटर्मिनेशन कैसे होता है कि डॉलर का जो डिटर्मिनेशन, जो मुद्रा का विनिमय दर का जो निर्धारण है, वो अर्थव्यवस्था में देखोगे कि यह, इसमें अर्थव्यवस्था में ये फ्री छोड़ दिया जाता है, पूरी आर्थिक ताकतों पे छोड़ दिया जाता है कि अगर मान लो कि अर्थव्यवस्था में मांग बहुत अधिक है तो वह उसका असर डायरेक्टली इसमें दिखाई देगा, या अगर अर्थव्यवस्था में सप्लाई बहुत अधिक है तो उसका असर डायरेक्टली दिखाई देगा। दोबारा से सुनिएगा, जो क्लीन फ्लोट सिस्टम है, क्या है, क्लीन फ्लोट सिस्टम है। आप इसके अंतर्गत ये कह सकते हो, क्लीन फ्लोट सिस्टम के अंतर्गत, कि इस सिस्टम को ज्यादातर जितने भी विकसित देश है वो यूज करते हैं, और इसके विनिमय दर के निर्धारण के उद्देश्य से क्लीन फ्लोट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो विनिमय दर को, जो एक्सचेंज रेट होता है, इसको पूरी तरीके से जो बाजारी ताकतें होती हैं तो उन पे छोड़ दिया जाता है, बाजारी ताकतों पे छोड़ दिया जाता है। अब जैसे कि वहां की सेंट्रल बैंक है, वो हस्तक्षेप नहीं करती है, इस पूरी प्रक्रिया में
कोई हस्तक्षेप, कोई इंटरवेंशन नहीं करेगी, उसका कोई इंटरवीन नहीं होगा। सारा सब कुछ जो किसके आधार पे तय होगा, बाजारी ताकतों के आधार पे तय होगा। तो उस देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की अगर आपूर्ति या मांग, तो इसी के आधार पे ये सारी चीजें यानी क्लीन फ्लोट सिस्टम का निर्धारण, क्लीन फ्लोट सिस्टम के माध्यम से जो उसका घरेलू मुद्रा का विनिमय दर है उसका निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, मान लो उदाहरण के स्वरूप आप देखो कि यदि मान लो कि उस देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति बहुत ज्यादा है, मांग खूब सॉरी आपूर्ति खूब ज्यादा है, तो ऑब्वियस है अगर आपूर्ति ज्यादा होगी तो उस देश की जो घरेलू मुद्रा की तुलना में वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ठीक है, घरेलू मुद्रा की तुलना में कमजोर हो जाएगी। अगर इसी के जस्ट अपोजिट सुनिए कि अगर घरेलू मुद्रा सशक्त होगी, मान लो कि घरेलू मुद्रा सशक्त होगी तो इससे जस्ट अपोजिट अगर आपूर्ति कम होगी तो मांग ज्यादा होगी, और जब आपूर्ति कम होगी तो मांग ज्यादा होगी तो विदेशी मुद्रा घरेलू मुद्रा की तुलना में सशक्त होगी। विदेशी मुद्रा घरेलू मुद्रा की तुलना में सशक्त होगी। उदाहरण से समझिएगा, देखो क्लीन फ्लोट सिस्टम के अंतर्गत हमने बताया कि जो क्लीन फ्लोट सिस्टम इसमें किसी प्रकार का वहां की रिजर्व बैंक का यानी जो केंद्रीय बैंक है कोई यानी फेडरल रिजर्व का कोई रोल नहीं होता। सब कुछ बाजारी ताकतों पर निर्भर होता है। सब कुछ बाजारी ताकतों पर निर्भर होता है। मान लो जैसे हम यूएसए का एग्जांपल लें जो वहां यूज होता है, तो अगर कोई ये विदेशी मुद्रा है, मान लो एन है, विदेशी मुद्रा है और ये क्या है, ये डॉलर है, इनका ये डॉलर है। तो विदेशी मुद्रा की अगर सप्लाई अधिक होगी, ध्यान रखिएगा, विदेशी मुद्रा की अगर सप्लाई अधिक होती है, अगर सप्लाई अधिक होगी तो इनका रुपए, इनका डॉलर, इनकी घरेलू मुद्रा, इसे ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी घरेलू मुद्रा क्या हो जाएगी भैया, मजबूत होगी। तो ये सब बाजारी ताकतों पे है ना। मान लो कि विदेशी मुद्रा की सप्लाई कैसे खूब हो रही है कि अमेरिका में खूब ऐसा सामान बन रहा है जो दूसरे देशों में बेचा जा रहा है, तो जो विदेशी मुद्रा खूब यहाँ आएगा। जब विदेशी मुद्रा यहाँ आएगा तो ऑब्वियस है खूब पैसा आ ही रहा है ना, खूब सब पैसा की सप्लाई आ रही है, ये दूसरे देशों में बेच रहे हैं तो विदेशी, अब ये डॉलर में ही वो करेंगे, लेकिन जो सप्लाई है अगर मान लो बढ़ जाती है, अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो घरेलू मुद्रा मजबूत होगी और यह मुद्रा कमजोर होगी। यह मुद्रा क्या होगी, कमजोर होगी। इसी के जस्ट विपरीत देख लो कि अगर किसी विदेशी मुद्रा की कमी हो, क्या हो, कमी हो, अगर इस मुद्रा की कमी होगी तो यह मुद्रा इनकी तुलना में, घरेलू मुद्रा की तुलना में मजबूत होगी क्योंकि यहाँ मांग ज्यादा होगी। जब मांग ज्यादा होगी तो ऑब्वियस है कि यहाँ तो कम है, सामान कम है, और जब सामान कम है मांग खूब है, कई लोग मांग कर रहे हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, तो इनकी ये जो मुद्रा है क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो विदेशी मुद्रा मजबूत हो जाएगी, विदेशी मुद्रा मजबूत हो जाएगी। ठीक है, विदेशी मुद्रा क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो आप ये सारी चीजें किसके आधार पे, यानी बाजारी ताकतों के आधार पे तय होगा। यहाँ आरबीआई कोई हस्तक्षेप नहीं, मतलब सॉरी आरबीआई कह रहा हूं, यहाँ का जो फेडरल रिजर्व है यानी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी को क्लीन फ्लोट सिस्टम या फ्री फ्लोट सिस्टम कहा जाता है। क्लीन फ्लोट सिस्टम या फ्री फ्लोट सिस्टम, अब समझ आया। अब दोबारा सुनिएगा, देखो मैं एक कहानी सुना दूं आपको। जैसे कि मैंने बोला कि जितने भी विकसित देश हैं तो इन देशों में जो घरेलू मुद्रा के विनिमय दर के निर्धारण के उद्देश्य से क्लीन फ्लोट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो एक्सचेंज रेट को पूर्णतः बाजारी ताकतों पर छोड़ दिया जाता है कि वह बाजारी ताकतें ही निर्धारित करेंगी कि ये पैसा ऊपर उसकी घरेलू मुद्रा मजबूत होगी या कमजोर होगी। सारा कहां से तय होगा,
बाजारी ताकतों से तय होगा। तो केंद्रीय बैंक का यहाँ ऑब्वियस जब ऐसा होगा तो कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अब जब केंद्रीय बैंक का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा तो ये सारी प्रक्रिया बाजारी ताकतों पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ जो बाजारी ताकतों का मतलब क्या है कि मान लो उस देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति एवं मांग क्या होती है कि अगर आपूर्ति खूब होगी तो इस यदि आपूर्ति ज्यादा होगी तो उस देश की जो घरेलू मुद्रा की तुलना में कमजोर होगी। ध्यान रखिएगा, घरेलू मुद्रा की तुलना में मैंने वही बताया कि अगर आपूर्ति सप्लाई बहुत ज्यादा होती है तो घरेलू मुद्रा की तुलना में क्या होगी कि यह घरेलू मुद्रा की तुलना में कमजोर होगी। अगर मान लो घरेलू मुद्रा अब देखो घरेलू मुद्रा ये कमजोर होगी ना तो ऑब्वियस है ये घरेलू मुद्रा मजबूत होगी। क्या होगी? घरेलू मुद्रा मजबूत होगी, सशक्त होगी। अगर इसका विभिन्न भी दूसरी स्थिति भी हो सकती है कि यदि आपूर्ति ही कम हो, सप्लाई ही कम हो तो मांग ज्यादा होगी, जो कि मैंने बताया। अब मांग ज्यादा होगी तो वह तब ऐसी स्थिति होगी कि विदेशी मुद्रा घरेलू मुद्रा की तुलना में कंपेयर टू मतलब डोमेस्टिक करेंसी इसमें सशक्त हो जाएगी। विदेशी मुद्रा क्या हो जाएगी? सशक्त हो जाएगी। और जब घरेलू मुद्रा कमजोर होगी तो ऑब्वियस ये सारी चीजें ऐसे क्या करेंगी? रन करेंगी। तो यही सिस्टम अमेरिका में यूज किया जाता है। ठीक है, क्लीन फ्लोट सिस्टम या फ्री फ्लोट सिस्टम। समझ आ गया? दोबारा समझिएगा, मुझे पता है यहाँ पे कंफ्यूजन अब भी रह गया, और साधारण भाषा में समझाता हूं। देखो भैया, अमेरिका है ना जो अपनी मुद्रा का निर्धारण करने के लिए ना क्लीन फ्लोट सिस्टम का उपयोग करता है। क्लीन फ्लोट सिस्टम का उपयोग करता है। बहुत सारे स्टूडेंट में कंफ्यूजन होगा, इस वजह से दोबारा बता रहा हूं। मुझे देखिए कुछ स्टूडेंट से तहे दिल से माफी, क्योंकि हो सकता है उन लोगों को समझ आ गया हो, लेकिन दोबारा सुन लो। देखो, मुद्रा के निर्धारण के लिए 3 व्यवस्थाएं हैं। तो विकसित देश है वो क्लीन फ्लोट सिस्टम या फिर फ्री फ्लोट सिस्टम, एक ही नाम है, इनका उपयोग करती है। होता क्या है कि यहाँ की जो फेडरल बैंक है, जो यहाँ की मतलब केंद्रीय बैंक है, तो जो फेडरल बैंक है ये अर्थव्यवस्था में इस समय मुद्रा के निर्धारण में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। मुद्रा के निर्धारण में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्या है? कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। मुद्रा के निर्धारण में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो जब कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी तो ये सब किसके आधार पर तय होगा? बाजारी ताकतों के आधार पे, यानी मांग और सप्लाई पर। बाजारी ताकतों का मतलब है यहाँ मांग और सप्लाई, मतलब मांग और आपूर्ति पे क्या होगा? मांग और आपूर्ति पे तय होगा। ठीक है ना? जब मांग और आपूर्ति पे तय होगा तो एक उदाहरण से समझो कि मान लो ये यूएसए है, ये खूब मोबाइल बना रहा है। क्या है? खूब मोबाइल बना रहा है। ठीक है, तो यूएसए जब खूब मोबाइल बना रहा है, मान लो ये खूब मोबाइल बेच रहा है। ठीक है, खूब मोबाइल बेच रहा है, तो विदेशी मुद्रा इसके पास आएगी। विदेशी मुद्रा आएगी ना, जो विदेशी मुद्रा है खूब आएगी। ठीक है, तो अगर विदेशी मुद्रा की खूब सप्लाई होती है तो ये विदेशी मुद्रा यहाँ कमजोर हो जाएगी। विदेशी मुद्रा आके यहाँ कमजोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? किसकी तुलना में? इसकी घरेलू मुद्रा की तुलना में। जैसे ये घरेलू मुद्रा इसकी डॉलर है, अब मान लो ये विदेशी मुद्रा, तो मान लो ये रुपए है। ठीक है, मान लो कि अमेरिका हमारे यहाँ मोबाइल बेच रहा है तो ये रुपए है। अगर रुपए की खूब सप्लाई कर दी जाए तो ये रुपया हो जाएगा कमजोर। क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। इसकी तुलना में कंपेयर टू अमेरिका की घरेलू मुद्रा, तो ये मजबूत हो जाएगी। ऑब्वियस है, अगर ये कमजोर होगी तो ये क्या हो जाएगी? इसकी घरेलू मुद्रा मजबूत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। मजबूत हो जाएगी। ठीक है, अब इसी का जस्ट उल्टा मान लो कि अगर मान लो कि विदेशी मुद्रा की सप्लाई कम हो गई, अगर विदेशी मुद्रा की सप्लाई कम हो गई, मान लो कि रुपए की सप्लाई कम हो गई। जब रुपए की सप्लाई कम हो गई तो इसकी अर्थव्यवस्था में इसके जो आयातक होंगे, आयातकों को अब अगर बाहर से आयात करने जाएंगे, अगर भारत से कुछ आयात करना है इन्हें, तो इन्हें पैसा रुपया चाहिए। रुपए में तो भारत में खरीद रहे हैं ना, तो इन्हें क्या चाहिए? रुपया चाहिए। अगर इन्हें रुपया चाहिए और आपूर्ति कम है तो मांग क्या होगी? अगर बढ़ जाती है और आपूर्ति कम है तो इनका ये जो रुपया है ना, घरेलू मुद्रा की तुलना में ये मजबूत होगा। क्या होगा? रुपया मजबूत होगा और घरेलू मुद्रा कमजोर होगी। तो अब ये समझ आ गया।
अब ये समझ आ गया होगा। अब उम्मीद करता हूं कि पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो बहुत पिटाई भी करने वाला हूं आप लोगों की, बहुत पिटाई करने वाला हूं। ठीक है, चलो अगला देख लो भैया, पैक्ड सिस्टम। क्या देखना है हमें? पैक्ड सिस्टम। ठीक है, तो पैक्ड सिस्टम देख लेते हैं और फिर पैक्ड सिस्टम के साथ हम देख लेंगे अपना डर्टी फ्लोट सिस्टम अर्थात डर्टी फ्लोट सिस्टम मैनेज्ड सिस्टम। तो पहले चाइना का हम क्या पैक्ड सिस्टम देख लेते हैं। वो मैसेज आ रहे हैं, ये पैक्ड सिस्टम। क्लीन फ्लोट सिस्टम आपने देखा, क्लीन फ्लोट सिस्टम आपने देखा। अब पैक्ड सिस्टम देख लो कि ये भैया पैक्ड सिस्टम क्या होता है। जब तक आप पैक्ड सिस्टम नहीं समझोगे तो फिर बाकी आगे नहीं समझ पाओगे। उम्मीद तो थी कि आज मैं इस लेक्चर को कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन मुश्किल ही है। देखो पैक्ड सिस्टम, ये इसके अंतर्गत एक देश की केंद्रीय बैंक डॉलर, जैसे कि मान लो डॉलर है, तो जैसे किसी वैश्विक मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा को तय करती है। अपनी विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा का जो विनिमय दर है, जो निर्धारण है, वो तय किया जाता है इस सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, इस सिस्टम को चाइना यूज करता है, पैक्ड सिस्टम को चाइना यूज करता है। इसको इसको चाइना यूज करता है। यहाँ सारा चीज बाजारी ताकतों पे नहीं छोड़ा जाता है। यहाँ की जो बैंक है, जो चाइना की केंद्रीय बैंक है, वो वॉचडॉग कर रही होती है। क्या कर रही होती है? वो वॉचडॉग कर रही होती है। और वॉचडॉग करते वक्त वो इन सारी चीजों को ध्यान में रखती है कि मतलब उसको अब अपनी मुद्रा को कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना है। तो देखो कि इसके अंतर्गत एक देश की केंद्रीय बैंक जैसे कि डॉलर जैसे किसी मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा को तय कर देती है, और जिस पर विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति का प्रवाह, यहाँ पे जो प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। जैसे कि चीन में हमेशा ऐसे किया जाता है, जो चीन की बैंक है ना, केंद्रीय बैंक, चीन की केंद्रीय बैंक वो ऐसे करती है, इसी सिस्टम को यूज करती है। मान लो इसने कह दिया कि जो मेरी मुद्रा है, जो चीन की जो मुद्रा है, मान लो, तो जो चीन की मुद्रा है, मान लो ये चीन की मुद्रा है और एक डॉलर, बस एग्जांपल दे रहा हूं, 20 पर है, और इसने तय कर दिया कि एक डॉलर 20 येन पर ही रहेगा। एक डॉलर 20 येन पर या चीनी मुद्रा पर रहेगा। एक डॉलर 20 चीनी मुद्रा पर रहेगा। तो इसके बैंक ने क्या कर दिया? चीनी बैंक ने, केंद्रीय बैंक ने तय कर दिया। तो अब अर्थव्यवस्था में चाहे मांग ज्यादा हो चाहे आपूर्ति, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे मांग ज्यादा हो चाहे आपूर्ति, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं देखने। इसी को पैक्ड सिस्टम कहा जाता है। ये समझ आ गया होगा भैया, बाजारी ताकतों पे कंट्रोल कर लेना कि हमें उससे मतलब नहीं है, चाहे कितना पैसे की आवाजाही हो, चाहे मांग सप्लाई कितना ज्यादा हो, हमने तय कर दिया तो तय कर दिया, हमने कह दिया वही रूल है। कौन? चाइना। इसी को पैक्ड सिस्टम कहते हैं। तो अपने सिस्टम को देख लो, डर्टी फ्लोट सिस्टम या मैनेज सिस्टम या प्रबंधित प्रवाह प्रणाली कहते हैं। डर्टी फ्लोट सिस्टम, डर्टी फ्लोट सिस्टम, या इसी को मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम। इससे नाम से भैया इसके पता चलता है फ्लोट सिस्टम। ये क्या होता है? देखो, जैसे हमारी केंद्रीय बैंक, भारत की केंद्रीय बैंक क्या है? भारत की केंद्रीय बैंक, हमारी केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, डर्टी फ्लोट सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, ये जो व्यवस्था है, आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था को हितों में ध्यान में रखकर कि हमारे हित में क्या है, तो इसके हितों को ध्यान में रखते हुए एक साइकोलॉजिकली परिसीमन रेंज तय कर देती है, मनोवैज्ञानिक रेंज तय कर देती है। जब बाजारी ताकतों के आधार पे डॉलर अर्थात जो विदेशी मुद्रा है और अपनी जो घरेलू मुद्रा है, तो इस रेंज के अगर अंदर रहता है तो सब कुछ ठीक है। अगर इस जो मनोवैज्ञानिक रेंज है, ये जो परिसीमन है, अगर इसके ऊपर नीचे होता है तो फिर ये हमारी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हरकत में आती है और फिर ये इस चीज को मैनेज करके और फिर इसको छोड़ देती है और फिर वॉचडॉग कर रही होती है, दोबारा सुनो भैया, ये जो आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये करता क्या है? देखो, मान लो, बस उदाहरण से समझो कि एक डॉलर हमने 60 रुपए में क्या कर दिया है? तय कर दिया है।
$1.60 में हमारी बैंक ने आरबीआई ने तय कर दिया है। तो आरबीआई एक परिसीमन तय कर देगा कि $1 को 50 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 50 रुपए से नीचे नहीं जाना चाहिए और 70 रुपए से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 70 रुपए से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जब उनका डॉलर मजबूत होगा तो हमारा रुपया कमजोर होगा तो 70 पहुंचेगा और जब हमारा रुपया मजबूत होगा तो 50। तो मान लो इसने हमारी आरबीआई ने मनोवैज्ञानिक रेंज तय कर दी है। क्या कर दी है? मनोवैज्ञानिक एक रेंज, परिसीमन तय कर दिया है, रेंज तय कर दिया है। अब आपको यहाँ समझ होना चाहिए कि अब ये सब कुछ छोड़ के चली गई, वॉचडॉग कर रही है, बाहर से बैठी देख रही है। अगर मान लो, ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लो कि रुपए की खूब डॉलर की खूब आपूर्ति हो जाए, डॉलर की क्या हो जाएगी? खूब आपूर्ति हो जाए तो डॉलर हो जाएगा कमजोर। अगर आपूर्ति बढ़ गई, मान लो डॉलर की आपूर्ति जो डॉलर की बढ़ गई तो डॉलर कमजोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। और जब डॉलर कमजोर होगा तो हमारा रुपया मजबूत हो जाएगा। तो अगर मजबूत होकर ये मान लो 49 पर डॉलर, अभी मान लो कितना हमने तय किया था पर डॉलर, इसका रेट 60 रुपए, लेकिन अब 49 आ जाए तो अचानक आरबीआई जगेगी, हरकत में आएगी और क्या करेगी? इसको मैनेज कर देगी, इसको मैनेज कर देगी। ठीक है, तो अब क्या करेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा अर्थव्यवस्था से डॉलर उठाएगी, ज्यादा से ज्यादा अर्थव्यवस्था से डॉलर उठाएगी। और जब अर्थव्यवस्था में डॉलर की आपूर्ति ज्यादा है, डॉलर उठाएगी तो आरबीआई की तरफ डॉलर जाने लगेंगे। और जब आरबीआई की तरफ डॉलर जाने लगेंगे तो यह दोबारा से इसको इस रेंज के अंदर लाके खड़ा कर देगी, कि कहेगी कि हमने आपको 50 के बाहर जाने के लिए बात नहीं करी थी, हमने कहा था कि 50 के अंदर रहना है। जब मान लो ये 51 में आ जाए